हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। हम 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, 10th क्लास। ठीक है, मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। अगर किसी को देखना है तो प्लेलिस्ट में है, जाके चेक कर लीजिए। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। चलिए शुरू करते हैं। 3rd चैप्टर हमारा है मनी एंड क्रेडिट। चलिए शुरू करती हूँ पढ़ाना। द यूज ऑफ मनी spends a very large part of our everyday life। ठीक है, हम जो मनी का यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा होता है। दूध लेने जाना है तो हम धन का प्रयोग करते हैं, मनी का प्रयोग करते हैं। ब्रेड लेने जाना है सुबह सुबह तो हमें मनी चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ हम मनी से ही खरीदते हैं। अच्छा, लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर आप देखेंगे अपने आसपास तो हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। जैसे अभी मैंने ब्रेड का दिया, दूध का दिया, एग का दिया, आप कुछ भी खरीदेंगे तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगी? मनी। ठीक, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इनकी लिस्ट बना सकते हैं कि मनी हम किन किन चीजों में इस्तेमाल करते हैं? इन मनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो हमने क्या पढ़ा कि हम बहुत सारी चीजों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सम ऑफ दिस ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। कुछ चीजें मनी से एक्सचेंज होती हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। कईयों में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी तो नहीं होता है, लेकिन प्रॉमिस होता है कि हम बाद में मनी को पे करेंगे, धन उसका पे करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? कभी आपने सोचा है या आप हैरान हुए हो कि हम धन का क्यों इस्तेमाल करते हैं? द रीजन इज सिंपल। कारण एकदम आसान है। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। अगर आपके पास धन है, मनी है, तो कोई भी आप ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हो, कोई भी वस्तु खरीद सकते हो, कोई भी सर्विस ले सकते हो किसी की। मान लीजिए आपके घर में टैप खराब है, प्लम्बर चाहिए, तो आपके पास पैसे हैं तो प्लम्बर आएगा, अपनी सर्विस देगा, आपका टैप ठीक करेगा, आप उसको मनी देंगे। ऐसी कमोडिटी, मैंने बोला ब्रेड खरीदनी है तो आपके पास मनी है, आप जाइए ब्रेड लीजिए और पेमेंट कीजिए। तो मनी क्या करती है कि हम कोई भी चीजों को आसानी से खरीद सकते हैं मनी का एक्सचेंज करके, इसलिए मनी बहुत जरूरी है। Thus everyone prefers to receive payments in money। इसलिए हर कोई किस में पेमेंट लेना पसंद करता है? धन में। जैसे प्लम्बर ने काम किया तो वो अपनी सर्विस की क्या लेगा? पैसे लेगा, ताकि उस पैसे से वो अपनी जरूरत की चीज खरीद सके। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। मैंने जैसा भी बताया, ताकि उस धन से वो अपनी चीजें ले सके जो वो चाहता है। टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चर। अब एक शू मैन्युफैक्चर का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। शू मैन्युफैक्चर मतलब जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, उसका जो मैन्युफैक्चर है उसका एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। वो मार्केट में अपने शूज बेचेगा और क्या लेगा? व्हीट लेगा। द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। पहले वो शूज बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, उनको मार्केट में बेचेगा और उससे धन लेगा, मनी लेगा। और फिर क्या करेगा? देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट। और फिर उस धन का किस में एक्सचेंज करेगा? व्हीट खरीदने में। समझ में आ गया होगा इतना? बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शू मैन्युफैक्चर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। आप सोचो, अगर वो धन ना लेके शूज के बदले व्हीट खरीदता तो उसके लिए कितना मुश्किल होता। ही वुड हैव टू लुक फॉर अ व्हीट ग्रोइंग फार्मर who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. अब इसमें क्या है कि अगर मनी नहीं होता तो शू मेकर को, शू मैन्युफैक्चरर को पहले एक फार्मर को ढूंढना पड़ता जो व्हीट उगाता है, और वो उसके शूज ले और उसके बदले में उसको व्हीट दे। ऐसा उसको ढूंढना पड़ता, जहां दोनों ही पार्टियां एग्री हों एक दूसरे की चीजें खरीदने में।
दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको क्या कहते हैं कि दोनों को जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं। जैसे फार्मर को जूते चाहिए और शू मैन्युफैक्चरर को व्हीट चाहिए, तो दोनों की जो वांट्स है वो मेल भी खाएं। व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, कि जो वो बेचना चाहे अगला वाला भी वो उसको खरीदना चाहे। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये बार्टर सिस्टम हुआ। बार्टर सिस्टम में धन का यूज नहीं होता था, मनी का यूज नहीं होता था, डायरेक्टली गुड्स एक्सचेंज होती थी। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। इसमें डबल कॉन्सिडेंस होना इसका एक महत्वपूर्ण फीचर था। ठीक है, कि दोनों की जरूरत की चीजें एक दूसरे के पास हो। इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, अब क्या यूज होता है? मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप eliminates the need for double coincidence of words। अब जो धन एक इंटरमीडिएट की जगह यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें दोनों की ही हमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स नहीं चाहिए कि दोनों को उस चीज की जरूरत हो। आप किसी से भी अपनी चीज बेचे, पैसे ले और कहीं भी जाके अपनी जरूरत की चीज खरीदे। जरूरी नहीं है कि आपका शू कोई खरीदेगा उसे से आप व्हीट लेंगे या व्हीट वाले को आपके शूज की जरूरत होगी। तो ये जो डिफिकल्टी है इसको ये मनी खत्म करती है। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिम हिज व्हीट। अब जैसे कि बताया गया कि मैन्युफैक्चरर को ऐसे फार्मर के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो उसका शूज ले ले और बदले में उसको व्हीट दे दे। ये सारे जो ट्रबल हैं, ये जो सारी मुसीबतें हैं, मनी से खत्म हो जाती हैं। अच्छा, ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज। ठीक है, बता दे जैसे मैंने, वंस ही हैज एक्सचेंज हिज शूज फॉर मनी, एक बार वो अपने शूज मनी के बदले में बेच दे, ठीक है, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। फिर उस पैसे से वो अपने शूज और कोई भी जरूरत की चीज कहीं से भी मार्केट से खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि मनी का हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? चीजों को खरीदने का माध्यम है मनी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि किसी भी चीज का एक्सचेंज करने का माध्यम, कि आपको कहीं से जो भी चीज चाहिए आप मनी से खरीद सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारा है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। हमने क्या देखा कि मनी कैसे एक्ट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, कि कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें एक मीडियम का काम करता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। मतलब कॉइन से पहले बहुत सारी चीजें एक्सचेंज मतलब मीडियम के रूप में यूज होती थी। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। पहले इंडियंस किसका यूज करते थे मीडियम के तौर पे? ग्रेन्स का और कैटल्स का। देर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक क्वाइन। उसके बाद मेटेलिक क्वाइन आए जो किसके बने होते थे? गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। ठीक है, अ फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। ये कई सालों तक ये कंटिन्यू रहा। करेंसी, अब क्या आ गया? करेंसी आ गई। हर एक कंट्री की अपनी करेंसी है। ठीक है, अब मॉडर्न में क्या आ गया है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी। ठीक है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। इसमें क्या आ जाएगा? करेंसी में पेपर नोट्स आ जाएंगे और कॉइन्स आ जाएंगे। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जैसे पहले करेंसी किसकी बनी होती थी? गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की। आज किसकी है? कागज की। एंड अनलाइक ग्रेन्स एंड कैटल, और इसमें ग्रेन्स और कैटल भी नहीं है मनी के तौर पे जो यूज किए जाते हैं। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज, और ना ही वो चीजें हैं जो रोजमर्रा की जगह हम यूज करते हैं। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्यों इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया गया जबकि इसका अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है? इट इज accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of country। क्यों ये लोगों के द्वारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार की गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी की कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑथोराइज की गई है, ये चालू की गई है। ठीक है, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इंडियन लॉ के हिसाब से कोई इंडिविजुअल या कोई एजेंसी करेंसी इशू नहीं कर सकता। द लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। ये जो रुपी है ये लॉ के हिसाब से लीगलाइज किया गया है और हर कोई इसको स्वीकार करता है। किसके रूप में? ट्रांजेक्शन के रूप में, और कोई भी इसको लेने से मना भी नहीं कर सकता। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। कोई भी अगर पैसे का पेमेंट करता है, पैसे के रूप में पेमेंट करता है कोई चीज खरीदने में, तो कोई इंडिविजुअल उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि मैं भाई अपनी चीज इतने में पैसे में नहीं बेचूंगा। ठीक है, एज द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपी मतलब अच्छे तरह से वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, स्वीकार किया जाता है एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। आपको समझ में आ गया होगा। करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कोई भी बैंक इसको इशू नहीं कर सकता। इसको इशू करने का राइट सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, और हर कोई भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी इशू करता है उसको लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता कि भाई मैं नहीं लूंगा ये। मान लो कोई अपनी चीज बेच रहा है तो हम उसको अगर पैसे देंगे तो ये नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। द अदर फॉर्म इन विच पीपुल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक। दूसरा फॉर्म कौन सा है जो पीपुल होल्ड करते हैं मनी के रूप में? डिपॉजिट्स, जो बैंक में होते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपुल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। लोग जितना कमाते हैं वो सब खर्च नहीं करते, डे टू डे लाइफ के लिए उनको थोड़ा ही धन चाहिए होता है, करेंसी चाहिए होती है। फिर क्या करते हैं उस बाकी का? वर्कर्स हु रिसीव्स देयर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। शुरू के महीनों में जो उसको पूरा फुल सैलरी मिलता है तो वो सारा पैसा नहीं खर्च करता है, उसमें से कुछ ही कैश रखता है, और बाकी का वो क्या करता है? व्हाट डू पीपुल डू विद एक्स्ट्रा कैश? एक्स्ट्रा कैश का क्या करते हैं लोग? दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। वो क्या करते हैं? बैंक में अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, और उसमें वो अपना धन जमा रखते हैं, बची हुई सैलरी। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक उस धन को डिपॉजिट के रूप में अपने पास रखता है, और उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक उस व्यक्ति को इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास या मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मैं उसमें से 50,000 रुपये खर्च करती हूँ महीने की, और 50 जो मेरे बचेंगे वो मैं डिपॉजिट के रूप में बैंक में जमा कर दूंगी, अपना एक सेविंग अकाउंट खोल के। अब बैंक क्या करेगा? मुझे उस 50,000 पे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, और डिटेल में आपको ठीक से समझाऊंगी आगे इसका जब एग्जाम्पल आएगा। इन दिस वे पीपुल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। अब क्या होगा? एक तो लोगों का वो जो बचा हुआ धन है सेफ है बैंक में, और दूसरा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, मतलब ऐसे ही उन्होंने नहीं रखा हुआ, उस पर वो थोड़ा कमा भी रहे हैं। इसलिए लोग डिपॉजिट के रूप में बैंक में अपना पैसा रखते हैं, सेफ भी रहता है और इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है। पीपुल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और बैंक और क्या फैसिलिटी देता है लोगों को कि वो जो धन उन्होंने डिपॉजिट के तौर पे बैंक में रखा है, वो जब किसी भी व्यक्ति को उसकी जरूरत हो, जिसने उसको जमा कराया है, उसको अपना निकाल सकता है। ठीक है, सिंस द डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, इसलिए बैंक अकाउंट में जो धन आपका है, जो डिपॉजिट जमा है, वो विड्रॉ किए जाते हैं ऑन डिमांड, जरूरत पे। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। इन डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? डिमांड डिपॉजिट्स। चलिए आगे करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी और क्या देता है डिमांड डिपॉजिट्स? It is the facility which lends it the essential characteristics of money, that of a medium of exchange. ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी इस्तेमाल होता है। You would have heard of payments is being made by checks instead of cash. जैसे हम पैसे ना देके हम कैश के रूप में भी देंगे। मान लीजिए हमारा एक सेविंग अकाउंट है, उसमें हमारे पैसे जमा है, ठीक है। अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देना है, हमने उससे लिए हैं या वैसे उसको हमें देना है,
तो हम एक चेक पे उसके नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बना के साइन करके उसको दे देंगे और वो पैसा हमारे बैंक से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें हमने कोई भी पैसे का लेन देन नहीं किया, सिर्फ चेक के थ्रू हमारे बैंक से पैसा उस दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक्स, मैंने बोला ना पेमेंट किससे होगा, चेक के थ्रू। द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जो पे कर रहा है उसका अकाउंट होना चाहिए। जैसे मान लिया आपका अकाउंट है उस बैंक में, उसमें आपका डिपॉजिट है, तभी तो आप वो पैसा किसी दूसरे को दोगे। अगर आपका उस बैंक में कोई सेविंग अकाउंट नहीं है या कोई डिपॉजिट नहीं है तो आप कोई चेक इशू नहीं कर सकते। उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके पैसे होने चाहिए, तभी आप चेक के थ्रू पैसा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं उसके अकाउंट में। उसका भी अकाउंट होना चाहिए किसी भी बैंक में जिसमें आप उसको पैसा देना चाहते हैं। ठीक है। Who has an account with the bank makes out a check for a specific amount, जितना भी देना चाहे वो अमाउंट वो स्पेसिफिक अमाउंट से ट्रांसफर कर सकता है। A check is a paper instructions the bank to pay a specific amount from the person's account to the persons in whose name the check has been issued। अब बता दिया गया है कि a check is a paper instruction। चेक क्या होता है, देखिए ये चेक है, ये पेपर इंस्ट्रक्शन इस पे लिखिए, ये चेक है। इसमें जो पेयर है जो पे कर रहा है उसमें बैंक क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो स्पेसिफिक अमाउंट भरा गया है, इसने कितना भरा है, 57,000 ओनली, ये इस व्यक्ति के अकाउंट से निकालकर जिस व्यक्ति को देना चाह रहा है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है। तो ये पेपर है। ठीक है। चेक क्या है, एक पेपर है जिसमें पेयर अमाउंट लिखता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, और बैंक ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ये अमाउंट इस व्यक्ति के उसमें चला जाए या भेज दिया जाए। ठीक, गॉट इट। Thus we see that demand deposits share the essential features of money। ठीक है। The facility of checks against demand deposit make it possible to directly settle payments without the use of cash। अब बिना इस व्यक्ति ने कैश का इस्तेमाल किए अपने अकाउंट से 57,000 जो अमाउंट है वो प्रेम कुमार को भेज दिए। इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने एक चेक इशू किया। ठीक। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, अब ये डिपॉजिट्स हैं जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं हर कोई इसको मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में यूज करता है। अलोंग विद करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी, करेंसी के साथ साथ ये भी मॉडर्न इकोनॉमी में मनी का ही काम करती है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हेयर। अब आपने ये भी समझ लिया कि बैंक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज deposits। The modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। अब बैंक क्या करता है, बैंक करेंसी और डिपॉजिट ये क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक्ड है और इनका जो ट्रांजैक्शन ये बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब भैया बैंक किसी का पैसा क्यों लेगा और क्यों इतना सब काम करेगा जब तक उसको प्रॉफिट ना हो। अब बैंक किसी का एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट क्यों लेता है, अब ये इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। कि बैंक जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा था वो हम बैंक में एज ए डिपॉजिट रखते हैं। अब बैंक उस पैसे का क्या करता है, हमें तो इंटरेस्ट देता है। ठीक है। लेकिन जो उसके पास वो पैसा पड़ा हुआ है उसका वो क्या काम में लेता है या किस काम में लेता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। ठीक है। बैंक क्या करता है, उस पैसे को लोन पर देता है। इसको बाद में समझाऊंगी, मोटा मोटा समझा देती हूँ। जैसे मैंने 50,000 रुपए बैंक को दिए और बैंक उस पर मुझे 5% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। अब जो पैसा बैंक के पास है वो उस पैसे को वो इंडस्ट्रीज को देगा। हमें तो 5% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन जिस इंडस्ट्री को वो लोन देगा उससे वो 15 या 12% इंटरेस्ट लेगा। तो बैंक को कितना फायदा हुआ, हमें तो सिर्फ 5% दिया, उसने 12% लिया, तो बैंक को इसमें 7% का फायदा होगा। ठीक है। इसलिए बैंक हमारे डिपॉजिट्स रखता है और हमें इंटरेस्ट देता है और उस पैसे को वो बाकी इंडस्ट्री या दूसरे लोगों को लोन पर देता है और उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है। यही सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। चलो एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। लेट्स टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। जैसे मैंने अभी समझाया, आगे पढ़ते हैं।
व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो उसने डिपॉजिट लिया उसका बैंक क्या करेगा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। अभी जैसे मैंने समझाया आपको कि हमसे लेगा और दूसरे को देगा। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स। अब बैंक क्या करता है, बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं, सबको तो नहीं रखता, कुछ को ही रखता है, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हमें वो डिमांड करने पर हमें दे दे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। अब बैंक सिर्फ जो डिपॉजिट है उसका 15% ही अपने पास कैश में रखता है। ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है कि बैंक्स अपने पास कितना परसेंट रखते हैं डिपॉजिट्स का, ओनली 15%। बाकी वो सारा पैसा कितना बचा, 85%। 85% वो लोन पे दे देते हैं। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिट्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। किसी भी दिन अगर डिपॉजिटर आके अपना पैसा मांगे तो बैंक उनको दे सके। सीन्स ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी भी पर्टिकुलर डे, ओनली सम ऑफ इट्स मनी डिपॉजिट्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। कई बार डिपॉजिटर्स आते हैं, कई बार तो चेक के थ्रू काम हो जाता है, लेकिन कई बार हार्ड कैश मांगते हैं, तो बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए कि जो उन्होंने जमा किया है उसमें से उनको हार्ड कैश दे सके। ठीक है, लेकिन सिर्फ कितना रखना होता है बैंक को, 15%, और बाकी 85% वो लोन पे दे देता है। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स। मैंने बोला ना, बाकी जो 85% बचा है वो लोन पे देगा। एंड देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए लोन की जरूरत पड़ती है। वी शैल रेड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपुल। लोगों की जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करने के लिए बैंक के बाकी डिपॉजिट्स को एज अ लोन लोगों को देता है। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। अब वो मीडियम का काम कर रहा है, मीडिएट का काम कर रहा है। जिन लोगों के पास सरप्लस फंड है वो तो जमा करता है, जिनको डिपॉजिटर्स कहते हैं। एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोवर्स, उनको वो देता है। मतलब जिनके पास फालतू है उनका लेता है, जिनके जरूरत है उनको देता है। जो जमा करते हैं उनको डिपॉजिटर्स बोलते हैं, और जो लोन लेता है उनको बोरोवर्स बोलते हैं। बैंक्स चार्ज आर हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। मैंने जैसे बताया, डिपॉजिट्स पे तो वो कम इंटरेस्ट देता है, लेकिन जब बोरोवर्स को देता है तो उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। मैंने जैसे बताया था कि जो डिपॉजिटर्स को वो देता है, जैसे 5% देता है, ठीक है, और बोरोवर्स से वो 12 या 15% चार्ज करता है। तो मान लीजिए 15% वो लोन पर चार्ज कर रहा है और डिपॉजिटर्स को केवल 5% दे रहा है, तो 15 - 5 10% जो एक्स्ट्रा उसने इंटरेस्ट लिया वो उसकी इनकम होगी बैंक की। समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. ठीक है, क्रेडिट। अब क्रेडिट लोन्स क्या होता है? refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money. अब लोन क्या है, क्रेडिट क्या है कि इसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें जो बैंक के पास सरप्लस जो पैसा है वो बोरोवर को दिया जाता है, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। और क्या कहा जाता है कि ये जो उसने पैसा लिया है वो फ्यूचर में इसका पेमेंट कर देगा। लेट्स सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग एग्जांपल। अब एक एग्जांपल दे दिया, चलो हम 2 एग्जांपल है, फेस्टिवल सीजन का और स्वप्ना प्रॉब्लम का। ठीक है, फर्स्ट हम ये ले लेते हैं, फेस्टिवल सीजन। इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3000 pair of shoes to be delivered in a month. अब फेस्टिवल सीजन है और एक शू मेकर है, लार्ज ट्रेडर के यहाँ से उसके पास ऑर्डर आता है 3000 पेयर ऑफ शूज का। ठीक है, और इसी महीने उसको डिलीवर करना है। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए स्लीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पास्टिंग वर्क। ठीक है, सलीम को 3000 पेयर शूज बनाने के लिए और वर्कर्स चाहिए, स्टिचिंग के लिए, उसको पेस्ट करने के लिए, बाकी काम के लिए। ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल। अब उसको क्योंकि 3000 पेयर ऑफ शूज है तो उसको रॉ मटेरियल भी चाहिएगा, लेदर भी चाहिएगा।
ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना है। टू मीट दीज एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सलीम क्या करेगा, सलीम ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, 2 सोर्स से वो लोन ले सकता है। पहला, फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। एक तो जो लेदर सप्लाई है उससे कह सकता है कि भैया तुम लेदर सप्लाई कर दो और पेमेंट मैं इसका बाद में कर दूंगा। और दूसरा क्या कर सकता है, ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज अ एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरा वो क्या कर सकता है, जिस ट्रेडर से उसको ऑर्डर मिला है उसको उसने कहा कि एडवांस में आप 1000 पेयर्स का आप मेरे को पेमेंट पहले ही कर दीजिए। 3000 का है, 2000 का बाद में करना जब मैं पूरा आपको ऑर्डर दे दूं, लेकिन 1000 का एडवांस में मेरे को पेमेंट कर दूं ताकि मैं जो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होंगे उनको मैं निपटा सकूं। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। महीने के अंत में वो क्या करेगा, एबल हो जाएगा ऑर्डर पूरा करने के लिए और जो उसने बोरो किया है वो धन भी लौटा देगा और उसको प्रॉफिट भी होगा। अब दूसरा एग्जांपल दिया है सपनाज प्रॉब्लम। ठीक है, सपनाज प्रॉब्लम क्या है, सपना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट्स ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। 3 एकड़ भूमि पे क्या उगा रही है, मूंगफली उगा रही है। सी टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन होपिंग दैट आर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। अब गांव की जो मनी लेंडर से उसने धन लिया है कि जब उसकी फसल होगी तो उसको रिपे कर देगी। अब मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। अब सीजन में क्या हुआ, पेस्ट से क्रॉप क्या होगी, फेल होगी, अच्छी नहीं हुई, खराब हो गई। दो सपना स्प्रे हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, जबकि सपना ने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड यूज भी किए थे। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, अच्छी क्रॉप नहीं हुई। सी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। फिर क्या क्या, उस साल वो उसको रीपे नहीं कर पाई मनी लेंडर को और उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, अगले साल फिर उसने लोन लिया एंड इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस साल नॉर्मल क्रॉप हुई थी। बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं हुई थी कि वो पुराना लोन भी चुका सके। सी इज कोट इन डेप्ट, वो कर्ज में ट्रैप हो गई। ठीक है, शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। उसको क्या करना पड़ा, अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा अपने कर्ज को चुकाने के लिए। तो ये इसके साथ खराब हुआ, जबकि सलीम के साथ बेनिफिट रहा। करते हैं, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो रूरल एरिया होता है उसमें डिमांड मोस्टली किसके लिए होती है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑफ ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट एक्स्ट्रा। अब हमें लोन किस किस के लिए चाहिए, फील्ड में सीड्स के लिए चाहिए, बीज आना है, फर्टिलाइजर आनी है, पेस्टिसाइड आना है, वाटर आना है, इलेक्ट्रिसिटी आनी, और जो इक्विपमेंट है उनको रिपेयर कराना है। देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months between the time when the farmer buy these input and when they sell the crop। अब इसमें 4 महीने कम से कम चाहिए जब वो क्रॉप उगाएगा और उसको बेचेगा। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप्स लोन एट द बिगनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप लगाने लगता है बिगनिंग में लोन लेता है और आखिरी में जब हार्वेस्ट बेच देता है तो उसका रीपेमेंट होता है। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडिंग ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अब वो पे कैसे करेगा लोन को, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी फार्मिंग से कितनी इनकम हुई। इन सपनाज केस, जैसे हमने पढ़ा सपना के केस में, द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। क्रॉप फेल हो गई और लोन उसका रिपेमेंट करना मुश्किल हो गया। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। उसको क्या करना पड़ा, अपनी लैंड का एक हिस्सा बेचना पड़ा लोन को रीपे करने के लिए। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वॉर्स ऑफ। अब जो उसने क्रेडिट लिया उसकी हालत को सुधारने के बजाय उसको और खराब कर दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। अब ये किसका कॉमन एग्जाम्पल है, डेब्ट ट्रैप, कि उसके कर्ज के जाल में वो फंस गई। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अब ये क्रेडिट का कौन सा केस है जिसमें बोरोवर से, जिसने लोन लिया है, उसके लिए उसको रीपे करना बड़ा ही पेनफुल हो गया। ठीक है, इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर।
In another situation, because of the crop failure, credit pushes the person into a debt trap to repay her loans. She has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not thereafter depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss. अब देखो, लोन लेना किसी स्थिति में तो अच्छा होता है, किसी में खराब होता है। सलीम के केस में उसके लिए अच्छा था, लेकिन सपना के केस में उसके लिए खराब था। उसकी हालत बेहतर होने की बजाय और खराब हो गई, क्योंकि वो कर्ज उतार नहीं पाई, उसको जमीन बेचनी पड़ी और उस डेप्ट जो ट्रैप था उसमें वो फंस गई। उसको अगली फसल के लिए फिर से लोन लेना पड़ा और फिर भी ज्यादा अच्छी नहीं, 100 फसल हुई उसकी। ठीक है, तो कई बार जो हम लोन लेते हैं वो हमारे लिए अच्छा होता है और कई बार हमारे लिए पेनफुल होता है, खराब होता है, हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। चलिए आगे और करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो गया, आप भी बोर हो रहे होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट लेने टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या होते हैं, अब हम ये करते हैं। बहुत ही ईजी है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए आपको। अगर आप समझ गए कोई चीज को तो आप इजिली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ से ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डे टू लाइफ के, आप देखते हो। ठीक है, तो बस बात को आपको समझना है कि वो एग्जैक्ट क्या बताना चाह रहे हैं। अब है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एवरी लोन एग्रीमेंट specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. प्रिंसिपल क्या होता है, जो एक्चुअल अमाउंट हम लेते हैं। अब इसमें क्या, लोन में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑफ रेट स्पेसिफाई होता है कि आपको इतने जो अमाउंट लोन दिया जा रहा है उस पर इतना इंटरेस्ट लगेगा और आपको उसको समय पे देना है। ठीक है, इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स, कई बार सिक्योरिटी। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम लोन देते हैं तो हम सिक्योरिटी मांगते हैं कि भैया आप पे कैसे करोगे, आपने पे नहीं किया तो हम अपना जो लोन दिया है उसको कैसे वसूलेंगे। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी या कोलेटरल्स। ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, जैसे लैंड होगी, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, and uses this as guarantee to a lender until the loan is repaid. अब कोलेटरल क्या होता है, एक एसेट होता है आदमी के पास, जैसे घर हो गया, कोई व्हीकल हो गया, ठीक है, उसका लाइफ स्टॉक हो गया। तो जब वो लोन लेता है तो जो मान ले घर है उसका, तो उसको लोन लेना है तो घर को बैंक को एज अ कोलेटरल रखेगा और उससे लोन लेगा। और अगर बोरोवर ने वो लोन समय पे नहीं किया, पे नहीं किया, तो बैंक क्या करेगा, उसके घर को बेच के जो लोन दिया है वो धन वसूल लेगा। इसको बोलते हैं कोलेटरल। क्योंकि कोई भी अगर आपको लोन दे रहा है तो रिस्क पे थोड़ा ना देगा कि आप लोन चाहते हो और आपको लोन दे दिया, चलो जी 10% पे आपको लोन दे दिया, लेकिन अगर पे नहीं करेंगे तो बैंक को पैसा आपसे कैसे वापस लेगा। इसलिए ये कोलेटरल रखा जाता है। इसमें एक एसेट होता है, जितना आप लोन ले रहे हो उससे ज्यादा की कीमत होती है उसकी, ताकि अगर आप रीपे नहीं कर सके तो बैंक उसको बेच के, जो आपने कोलेटरल एसेट रखा है उसको बेच के आपसे वो लोन वसूल सके। ठीक है, इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, जैसे मैंने अभी समझाया, अगर बोरोवर फेल हो जाए लोन पे करने के लिए, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। लेंडर को ये राइट होता है कि वो एसेट या कोलेटरल बेच के अपना पेमेंट वसूल सके। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, titles, deposits with banks, livestocks are some common example of collateral used for borrowing. अब जब कोलेटरल के एग्जाम्पल पूछे कि क्या क्या है तो आप क्या दे सकते हो, लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, जो आपके बैंक में डिपॉजिट्स हैं, लाइफ स्टॉक, ये कॉमन एग्जाम्पल है कोलेटरल के, जो बोरोइंग में लोन जब लेते हो तो उसमें यूज होते हैं। चलिए, इंटरेस्ट ऑफ रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, कोलेटरल आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ये सब मोड ऑफ रीपेमेंट सब मिलके क्या बनाएंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सिक्वेंटली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। अब जरूरी नहीं है कि एक का जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो दूसरे के जैसा सेम हो, ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। ये डिपेंड करता है
लेंडर के नेचर और बोरोवर के, कि वो किस हिसाब से अपना लेन देन करना चाहते हैं या क्या टर्म्स होंगी। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट। अगला हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। ठीक है, आज मैं इतना ही कराऊंगी, क्योंकि ज्यादा कराऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। आप इतना अच्छे से कर लीजिए। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। मेरा सुनने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।